हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। स्टूडेंट्स, 7th से लेकर 12th सेंचुरी तक जितने भी किंग्स थे जो कि अभी मतलब नए नए राज्य या किंगडम स्थापित कर चुके थे, वो बड़े ही पावरफुल हो चुके थे और बड़े बड़े टाइटल्स रखते थे, जैसे महाराजाधिराज जिसका मतलब था राजाओं के राजा। इसके अलावा त्रिभुवन चक्रवर्ती जिसका मतलब था तीनों वर्ल्ड्स के किंग्स या राजा। और भी बड़े सारे टाइटल्स जो थे वो किंग यूज़ करते थे। इसका ये मतलब नहीं था कि किंग्स ऐसे टाइटल्स रखते थे तो वो बड़े ही पावरफुल होते थे और अपने मन से कुछ भी कर सकते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि सामंत लोग भी आ चुके थे और वे भी बड़े पावरफुल होते थे। राजा सबसे बड़ा होता था और लेकिन सामंतास जो थे वो भी पावरफुल थे, ब्राह्मण्स भी पावरफुल थे। किसान जो थे उनके भी ग्रुप्स होते थे, उनकी भी एसोसिएशंस होती थी और वो भी पावरफुल होते थे। और इसके अलावा जो व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, वो भी पावरफुल होते थे। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे टैक्सेस की। राजा के किंगडम में सबसे टैक्स लिया जाता था, यानी कोई भी जो था वो टैक्स के बिना नहीं रहता था, सबको टैक्स देना पड़ता था। टैक्सेस सभी देते थे, जैसे कि किसान और जो जानवर पालते थे ना, कैटल हर्डर्स जिनको कहते थे, वो भी देते थे टैक्सेस। और आर्टिसंस जो थे वो भी टैक्सेस देते थे, जिनको शिल्पकार कहा जाता था। इनसे फोर्सफुली या ज़बरदस्ती टैक्स कलेक्ट किया जाता था। जब ये नहीं देते थे तो इनको फोर्स किया जाता था देने के लिए। कई बार किसान जो थे उनसे रेंट लिया जाता था। रेंट होता है किराया, क्योंकि कुछ किसान जो थे ना उनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, अपना लैंड नहीं था जो जिस पे वो खेती बाड़ी कर सके। तो इसके लिए किंग जो था वो अपनी उनको फील्ड देता था, अपना खेत देता था, इसलिए उन्हें रेंट देना पड़ता था। इसीलिए यहाँ पे हमने रेंट वर्ड देखा है, इसको यूज़ किया गया है। उसके अलावा जो ट्रेडर्स और व्यापारी थे उनको भी रेवेन्यू जो था वो देना पड़ता था, उनसे भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। और जो भी टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे उनसे टेम्पल्स और फोर्ट्स यानी मंदिरों और किलों की कंस्ट्रक्शन की जाती थी, उसमें उसको यूज़ किया जाता था। इसके अलावा इस रेवेन्यू से युद्ध के लिए जो हथियार खरीदते थे ना, वेपन्स वगैरह, वो भी ख़रीदे जाते थे इसी मनी से। कई बार पड़ोसी राज्य जो थे ना वो भी आपस में युद्ध करते थे, तो कई बार पड़ोसी राज्य से युद्ध लड़ा जाता था और जीत भी लिया जाता था। तो जो राजा जीत जाता था ना, वो हारे हुए राजा से उसकी सारी संपत्ति यानी उसकी प्रॉपर्टी जो था वो लूट कर ले आता था। तो वो भी एक तरीके से पैसे कमाने का ही एक ज़रिया था। या फिर जो ट्रेड रूट्स होते थे, जैसे कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था ना सिल्क रूट के बारे में, तो ट्रेड रूट्स जो होते थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। जैसे कि किसी राज्य से कोई व्यापारी उस रूट से गुज़रता था ना, उस ट्रेड रूट से गुज़रता था, तो उसे वहाँ से गुज़रने का भी टैक्स देना पड़ता था। जो जिस राजा के उसमें राज्य में वो सड़क या रूट जो था वो फॉल करता था, तो वहाँ पे उसको देना पड़ता था। और जो भी टैक्स कलेक्ट करने का काम करता था वो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करता था, यानी उसका जो घराना है वो मतलब थोड़ा प्रभावशाली होना चाहिए। कोई भी आम व्यक्ति जो था वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता था। टैक्स कलेक्ट करने का काम जो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ को ही उसमें रखा जाता था। ये जो पोजीशंस होती थी ना, ये हेरिडिटरी होती थी। हेरिडिटरी का मतलब होता है पिता की जो संपत्ति है वो फादर की उसके बेटे की संपत्ति होगी। फादर के बाद उसका जो बेटा था, उसका जो आगे सन था, वो ही टैक्स कलेक्ट करता था और उसके बाद फिर उसका बेटा। तो इस तरीके से ये हेरिडिटरी थी। और सेम चीज़ जो थी वो आर्मी में भी लागू होती थी। ज़्यादातर जो भी पोजीशंस होती थी, चाहे वो टैक्स कलेक्ट करने की हो या फिर आर्मी की हो, तो सिर्फ किंग के ख़ास लोग ही उसमें होते थे, यानी किंग के ख़ास लोगों को ही वो पोजीशन जो थी वो दी जाती थी। यानी आर्मी में भी और टैक्स कलेक्टर में भी कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो थे जिनको शामिल किया जाता था, यानी कोई भी आम व्यक्ति जो था उन पोस्ट पर नहीं बैठ सकता था। इसके अलावा इसके लिए उसे क्या करना था किंग का खास होना पड़ता था, तभी वो इन पोजीशंस पर बैठ सकता था। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा है प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। अब देखते हैं कि ये प्रशस्ति क्या होती थी। ये एक तरीके की इंस्क्रिप्शन होती थी जिनको पत्थरों या फिर कॉपर प्लेट्स पर लिखा जाता था, और ये एक तरीके से किंग या राजा के द्वारा जारी किए जाते थे। बेसिकली इन प्रशस्तिज में राजा का ही गुणगान होता था, उसकी प्रशंसा की जाती थी, उसके बारे में अच्छा अच्छा लिखा जाता था।
इन प्रशस्ति में ज़्यादातर किंग्स की ऐसी डिटेल्स होती थी जो सच नहीं होती, जो ट्रू नहीं होती थी, सही नहीं होती थी। ज़्यादातर इसमें झूठ ही लिखा जाता था। सपोज़ कोई राजा अपने बारे में प्रशस्ति में लिखवाता था तो वो हमेशा अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर ही लिखवाता था, अच्छा अच्छा ही लिखवाता था। इसी वजह से प्रशस्ति जो थी हमेशा सच नहीं होती थी। उसमें वही लिखा जाता था जो किंग चाहता था, जैसा कि एक राजा आप लोगों को के सामने दिखाना चाहता था, अपने आप को जैसा वो लोगों के सामने दिखाना चाहता था वो वही लिखवाता था। ज़्यादातर ब्राह्मण्स ही प्रशस्ति लिखने का काम करते थे और अक्सर एडमिनिस्ट्रेशन के कामों में भी राजा की हेल्प करते थे। किंग्स जो थे वो कई बार ब्राह्मण्स को ज़मीन दान में देते थे। इनको लैंड ग्रांट्स कहा जाता था और इन लैंड ग्रांट्स को कॉपर प्लेट्स पर रिकॉर्ड रखा जाता था, रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता था। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो कॉपर प्लेट्स हैं ये एक रिकॉर्ड होती थी और ये कॉपर प्लेट्स थे जो कि उन लोगों को दिए जाते थे, यानी ब्राह्मण्स को दिए जाते थे एज अ डॉक्यूमेंट, जिनको राजा से ग्रांट्स मिलते थे, लैंड ग्रांट्स मिलते थे। यानी ब्राह्मण्स को जब लैंड दिया जाता था ना तो उसके साथ में ये कॉपर प्लेट्स भी उनको दिए जाते थे। आगे एक प्रशस्ति के बारे में बात की गई है जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी और उसका ऑथर था कल्हन। ये प्रशस्ति कश्मीर के राजाओं के बारे, यानी कश्मीर के किंग्स के बारे में लिखी गई है। बेसिकली प्रशस्तिज में अभी तक हमने क्या देखा है कि राजा के बारे में अच्छा अच्छा लिखा जाता था ना, उसके गुणों के बारे में लिखा जाता था कि राजा जो है वो बहुत महान है, योद्धा है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो कल्हन था, कल्हन की प्रशस्ति की अगर हम बात करें ना तो उसमें राजा जो था उसकी गलतियों के बारे में भी लिखा गया है, उसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया है, उसकी आलोचना भी की गई है। इसे लिखने की ऑथर ने बड़े सोर्सेज को यूज़ किया है। इसको लिखने के लिए उसने इंस्क्रिप्शंस हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गए, फिर कुछ आई विटनेसेस वगैरह थे उनको यूज़ किया था। तो इस तरीके से कल्हन ने बड़े सारे सोर्सेज को यूज़ किया था प्रशस्ति लिखने के लिए। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉरफेयर फॉर वेल्थ, यानी पैसा इकट्ठा करने के लिए युद्ध भी लड़े जाते थे। यानी और क्या क्या चीज़ें होती थी पैसा इकट्ठे करने के लिए। यानी अब तक हमने जितनी भी डायनेस्टीज़ के बारे में बात की वो अपने ही कुछ एरियाज़ तक सीमित थी, कुछ रीजन्स तक सीमित थी। यानी वो भी चाहते थे कि अपना राज्य बढ़ाएं, अपने किंगडम को इंडिया में कहीं ना कहीं और स्थापित करें। इसलिए ये किंगडम्स जो थे दूसरे राज्यों को भी कंट्रोल करना चाहते थे और अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे, एक्सटेंड करना चाहते थे। ऐसे ही हमारे पास एक एग्जांपल है कन्नौज की। कन्नौज की जो सिटी थी गंगा वैली में, वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट था इस पीरियड में, यानी 7th से लेकर 19th सेंचुरी तक। इस पीरियड में कन्नौज को पाने के लिए अक्सर लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, अक्सर स्ट्रगल होते थे और हमेशा 3 डायनेस्टीज़ जो थी मेनली, गुर्जरा प्रतिहारास, पालास एंड राष्ट्रकूटास, ये लड़ते रहते थे। क्योंकि इसमें 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व थी, 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व थी, तो इस युद्ध को या इस स्ट्रगल को हम ट्राइपेटाइट स्ट्रगल कहते हैं। ठीक है। कई बार रूलर्स जो थे वो अपनी पावर को दिखाने के लिए अक्सर टेम्पल्स बनवाते थे, पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए टेम्पल्स बनवाते थे, इनको कंस्ट्रक्ट करवाते थे ताकि वो दिखाते थे कि मैं कितना शक्तिशाली राजा हूँ। कई बार एक राजा दूसरे राज्य के किंगडम पर भी अटैक करते थे। ज़्यादातर उनके टेम्पल्स जो थे उनको टारगेट बनाया जाता था, क्योंकि टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे और बहुत अमीर हुआ करते थे उस टाइम पे, उनके पास बहुत सारी धन दौलत होती थी। ऐसा ही एक रूलर था सुल्तान महमूद ऑफ गज़नी, अफ़गानिस्तान से था। उसने 997 से लेकर 1030 तक रूल किया था और उसका एम्पायर सेंट्रल एशिया, ईरान और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तक था। उसने इंडिया पर हर साल हमला किया, वो हर साल हमला करता था इंडिया पे और यहाँ के वेल्दी टेम्पल्स पर भी अटैक करता था, जिनमें से गुजरात का जो सोमनाथ टेम्पल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ से उसने बहुत सारे सोने चांदी के जेवरात, हीरे जवाहरात जो थे उसको लूट कर ले गए, वेल्थ वगैरह लूट कर ले गया था। और फिर यही पैसा जो था उसने गज़नी में अपनी कैपिटल राजधानी बनाने के लिए यूज़ किया था। इसके अलावा वो लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने में भी बड़ा इंटरेस्ट लेता था, खासकर जिनको उसने जीता होता था। इसके लिए उसने एक व्यक्ति जिसका नाम एल-बिरूनी था, उसको ये काम दिया कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में कुछ लिखे। फिर एल-बिरूनी जो था ना, उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था किताबुल हिंद, जो कि हिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स बना हिस्टोरियंस के लिए।
ताकि वे इंडियन हिस्ट्री को अच्छे तरीके से जान सकें। इस बुक को लिखने के लिए उसने अल्बेरूनी ने बहुत सारे संस्कृत स्कॉलर्स और उनको और भी बहुत सारे लोगों को कंसल्ट किया उसने, ताकि उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। इसके अलावा उसने जो दूसरे किंग्स थे जो कि वॉरफेयर में इन्वॉल्व थे, वो थे चालुक्याज और चहमान्स, जिन्होंने दिल्ली और अजमेर के एरियाज़ पर रूल किया था। और ये हमेशा चाहते थे कि अपना किंगडम वेस्ट और ईस्ट में एक्सपैंड करें, लेकिन जो गुजरात के चालुक्याज थे और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के गहड़वाल्स थे, वो उन्हें अपोज करते थे, वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते थे। और अगर हम बात करें बेस्ट नोन चहमान रूलर की, तो वो था पृथ्वीराज थर्ड, जिसने 1168 से लेकर 1192 तक रूल किया था। उसने मोहम्मद गौरी जो कि अफ़गान रूलर था उसे 1191 में हराया था, लेकिन 1192 में पृथ्वीराज थर्ड जो था वो मोहम्मद गौरी से हार गया था। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई थी और इसमें पृथ्वीराज चौहान जो था वो जीत गया था, लेकिन जो सेकेंड बैटल थी पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, उसमें पृथ्वीराज चौहान जो था वो हार गया था। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक